अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क की हालिया तारीख की सबसे ताकतवर, बाअसर और मुतनाज़े तरीन शख्सियात में से एक अहम शख्सियत, साबिक DGI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि DGI जो आर्मी चीफ के बाद सबसे ताकतवर ओहदा समझा जाता है, इस ओहदे पर रहने वाली शख्सियत का कोर्ट मार्शल करके उनके अपने इदारे ने ही 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। ISPR के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद पर 4 इल्ज़ामात साबित होने पर उन्हें मुजरिम करार दे दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि मुजरिम का सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करने और कुछ दीगर मामलात को अलग से देखा जा रहा है। इस हवाले से अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस कार्रवाई के असरात इमरान खान पर भी पड़ सकते हैं। ISP आज जारी होने वाली प्रेस रिलीज के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ, जो 15 माह तक जारी रही। मुलजिम पर 4 इल्जामात आयद किए गए। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ जो रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात शामिल हैं। ISPR के मुताबिक तवील और जामे कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार करार देते हुए 11 दिसंबर 2025 को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम कानूनी तकाज़ों पर अमल किया। मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक फराम किए गए। इन हुकूक में अपनी मर्जी की दिफाई टीम का हक भी हासिल था, जबकि मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। ISPR के मुताबिक मुजरिम का सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना और इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामले से अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। यह ISPR का एलामिया है, जिसमें वाज़ेह हो रहा है कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा होने के बावजूद मामला ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि मज़ीद तहकीकात या कार्रवाई हो रही है, जिनमें सियासी मामलात भी शामिल हैं। ये हम पूछेंगे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन पहले आपको बताएं कि आज के फैसले पर जनरल फैज़ हमीद के वकील का भी मौक़िफ़ सामने आया है। BBC के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद के वकील मियाँ अली अशफाक ने कहा है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान उनके मौक्किल के आसाब मजबूत रहे और अब वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। मेरे पास पहले से ही सज़ा को चैलेंज करने की हिदायत मौजूद हैं, ताहम उनके मुताबिक उन्हें फैसले की कॉपी इस गुफ्तगू तक मौसूल नहीं हुई थी। उनके मुताबिक उन्हें भी सज़ा के फैसले का इल्म ISPR की जानिब से जारी होने वाली प्रेस रिलीज से हुआ। जनरल फैज़ हमीद के वकील ने कहा कि फैसले की कॉपी मिलने पर इसका तफसीली जायज़ा लेकर अपील दायर कर देंगे। मियां अली अशफाक के मुताबिक 6 दिसंबर को जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट किया गया और गुज़िश्ता साल 13 दिसंबर को बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू किया गया। पहला अपील का फोरम आर्मी कोर्ट ऑफ अपील है, जबकि आर्मी चीफ के पास अपील का रास्ता भी मौजूद है। मियां अली अशफाक का मजीद कहना था कि 90 से ज़्यादा इस केस की समातें हुई और मैंने 3 से 12 घंटे योमिया अपने मौक्किल के साथ भी गुजारे। वो अहम मामला जिसकी बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ उनके अपने ही इदारे ने कार्रवाई शुरू की थी, वो एक हाउसिंग सोसाइटी का मामला था। टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी केस में जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर ज़ाती फ़ायदा हासिल करने के लिए ओहदे और वर्दी का गलत इस्तेमाल किया था। मई 2017 में जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क की एक कारोबारी शख्सियत की हाउसिंग सोसाइटी का कंट्रोल हासिल करने के लिए उन समेत उनके ख़ानदान को अपनी टीम के जरिए तशद्दुद का निशाना बनाया। रेंजर्स और ISI के अहलकारों को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कवर मुइज़ के घर पर छापा लगवाया, उनके घर का साजो सामान लूटा और फिर उनको गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा। 12 मई 2017 को यह वाक़या पेश आया था, जिसे 19 मई 2017 को हमने अपने प्रोग्राम में उठाया था। ये वो ज़माना था जब जनरल फैज़ हमीद बग़ैर किसी रुकावट के जो करना चाहते थे करते थे और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, कोई सवाल उठाने वाला नहीं था। मगर मारूफ तहक़ीक़ाती सहाफ़ी एजाज़ सैयद ने इस खबर पर काम किया और 19 मई 2017 के प्रोग्राम में हक़ाइक़ हमने आवाम के सामने रखे। इस बारे में हमारी हाउसिंग स्कीम की मिल्कियत रखने वाले खानदानी ज़राए से बात हुई है। खानदानी ज़राए दावा करते हैं मामला ज़मीन पर कब्जे का है, लेकिन इसे MQM लंदन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जुमे की सुबह टॉप सिटी 1 की साइट, उसके दफातर और प्रोजेक्ट के मालिक कुंवर मुइज़ के घर पर रेंजर्स ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करने के साथ साथ घर में मौजूद जेवरात, नकदी और लाइसेंस याफ्ता असला भी साथ ले गए। ये खानदानी ज़राए का दावा है। खानदानी ज़राए ये भी कहते हैं कि छापे के दौरान टॉप सिटी 1 के दफातर से तमाम रिकॉर्ड और मशीनें भी साथ ले गए हैं।
खानदानी ज़राए के दावे के मुताबिक उनकी हाउसिंग स्कीम पर पिंडदाद खान के चौधरी कब्जा करना चाहते हैं और उन पर डील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। 12 मई की सुबह 60 के करीब सिक्योरिटी एहलकार जो सादा कपड़ों, रेंजर्स यूनिफॉर्म और ATS की वर्दी में थे, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हुए, जिनमें टॉप सिटी 1 हाउसिंग सोसाइटी, G11 में सोसाइटी के दफातर और हाउसिंग स्कीम के मालिक कुंवर मुइज का घर भी शामिल था। हमें जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक कुछ हल्के इस हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया से कोई पैसे भी हथियाना चाहते थे और उनमें एक खुफिया अदारे के कुछ एहलकारों का, कुछ अफसरों का नाम भी शामिल है। इस वाक़े से मुताल्लिक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कुंवर मुइज ने सुप्रीम कोर्ट से 2023 में यानी वाक़े के 6 साल बाद रुजू किया और बताया कि 12 मई 2017 को जनरल फैज़ हमीद की हिदायत पर पंजाब रेंजर्स ने ISI की टीम के साथ उनके घर और दफ्तर पर छापा मारा। 400 तोला सोना, भारी रकम और हाउसिंग सोसाइटी की दस्तावेजात साथ ले गए और दीगर कीमती साजो सामान भी चुरा लिया और घर के बाहर ही आपस में तकसीम भी कर लिया। कुंवर मुइज के मुताबिक छापे के दौरान उनके बेटे, जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी, उसके मुंह पर ISI के अफसर इर्तज़ा हारून ने अपना बूट रख दिया और फिर कुंवर मुइज को गिरफ्तार करके साथ ले गए और हिरासत के दौरान शदीद टॉर्चर किया गया। कुंवर मुइज के मुताबिक बाद में कुछ चीज़ें वापस की गई, लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने छापे के दौरान जब्त किया गया 400 तोला सोना और एक बड़ी रकम को वापस करने से इनकार कर दिया। कुंवर मुइज की इस दरख्वास्त पर 14 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस केस में अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया और वाज़े किया कि अगर मुतासरा फरीक मुइज़ अहमद, जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ वज़ारत दिफा से कोई भी शिकायत करते हैं तो उस शिकायत से कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। और फिर गुज़िश्ता साल अप्रैल में खबर सामने आई कि फ़ौज ने साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है। फिर उनका बाकायदा कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, उन्हें तहवील में ले लिया गया और आज उन्हें 4 इल्ज़ामात में मुजरिम करार देते हुए 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। मगर जनरल फैज़ हमीद पर सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का इल्ज़ाम नहीं लगा, बल्कि उनका किरदार हालिया तारीख की मुतनाज़ तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर कई बार उभर कर सामने आ चुका है। जनरल फैज़ हमीद ने ISI के DGC होते हुए एक मेजर जनरल की हैसियत से नून लीग की हुकूमत के खात्मे, नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने और इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने के प्लान को अमली जामा पहनाया। मई 2017 में जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हाउसिंग सोसाइटी पर छापा पड़वा रहे थे, तो उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। JIT नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात कर रही थी और फिर JIT की रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था। खुद इमरान खान ने बाद में तस्लीम किया कि JIT में फ़ौज के 2 ब्रिगेडियर्स ने नवाज शरीफ को नाअहल कराने में अहम किरदार अदा किया था। सिर्फ यही नहीं, जब नवाज शरीफ की नाअहली के बाद उनके और उनके ख़ानदान के खिलाफ नैब अदालतों में रेफरेंसेस चलाए गए तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस एजाजुल अहसन को इन केसेस की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग जज बना दिया गया ताकि जल्द से जल्द केसेस पर सजाएं सुनाई जा सकें। जस्टिस एजाजुल अहसन ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना था। उनके हवाले से कुछ इल्ज़ामात सामने आने लगे तो उन्होंने इल्ज़ामात का सामना करने के बजाय पिछले साल जनवरी में अचानक इस्तीफ़ा दे दिया, जबकि 2017 में जनरल फैज़ हमीद नवाज शरीफ को नाअहल करवाकर सियासत से ही बाहर कराने में मसरूफ़ थे। तो इसी दौरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक लब्बैक के धरने में भी उनका किरदार और नाम सामने आया। बाद में फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में जस्टिस काजी फायद ईसा ने भी एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठाए थे और फिर इसी फैसले की बुनियाद पर जस्टिस काजी फायद ईसा को इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उनकी बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर कर दिया, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ इस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया। इसी तरह जब 2018 के इलेक्शन से पहले जनरल फैज़ हमीद नून लीग को साइडलाइन करने में मसरूफ़ थे तो साथ ही साथ इमरान खान के लिए आगे का रास्ता भी हमवार कर रहे थे। जनरल फैज़ हमीद ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के जरिए इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाया। 2017 में इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली का मुकदमा चल रहा था और इस बारे में 29 दिसंबर 2022 को जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में जनरल बाजवा का दोहराते हुए लिखा था कि इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पैनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC यानी मेजर जनरल फैज़ हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। उनका ख्याल था कि एक वज़ीर आज़म डिस्क्वालीफाई हो चुका है और अगर दूसरा इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया तो मुल्क कैसे चलेगा। जनरल फैज़ हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना LG बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तिदाई बातचीत हुई। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई। साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ
कि सरेदस्त जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, ताहम मुस्तकबिल में उनकी बहाली की गुंजाइश ज़रूर रखी जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ और फिर इमरान खान सादिक अमीन करार दे दिए गए, जबकि जहांगीर तरीन नाअहल कर दिए गए। ताहम जस्टिस साकिब निसार इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते आए हैं, मगर बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान को सादिक अमीन करार दिलवाने के बाद नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से सज़ा दिलवाई गई और 2018 के इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया गया। और फिर जनरल फैज़ हमीद मुतहर्रिक हो गए कि नवाज शरीफ इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद भी जेल में ही रहें और उन्हें आला अदालतों से कोई रिलीफ ना मिले। इसके लिए जनरल फैज़ हमीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी से रब्ता किया और उन्हें कायल करने की कोशिश की कि अगर उनके पास नवाज शरीफ की अपील आती है तो वो नवाज शरीफ को रिलीफ ना दें, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो फ़ौज की 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मगर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी नहीं माने और उन्होंने बार की एक तकरीर में ISI की अदलिया में मुदाखलत की बात कर दी। मैं अल्लाह को गवाह करके बात कर रहा हूं, आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं। ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। जिसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ज़ेर-ए-ताब आ गए। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया और फिर उन्हें जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया, मगर वो अपने दावे पर कायम रहे और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल उनकी बरतरफी को गलत करार देते हुए उन्हें बतौर रिटायर्ड जज मराद देने का फैसला कर दिया। खुद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि किस तरह जनरल फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ के केस से मुतालिक उनसे रब्ता किया और मेरिट पर फैसला करने की बात पर कहा कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। आपकी एक मुलाकात हुई या 2 मुलाकातें हुई थी उनसे 2018 में? फैज हमीद साहब से मेरी 2 मुलाकातें हुई थी। और दोनों आपकी रिहाइशगाह पर हुई? दोनों मेरे घर पे, जी मेरी रिहाइश। दोनों उनकी दरख्वास्त पर हुई? जी दोनों उनकी तरफ। एक जून में 2018 में हुई और क्या एक नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन से पहले हुई? जी जी ऐसे ही है। और उनको उनकी सजा जो अहम बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस चल रहा था, उसके फैसले का उनको पहले से पता था कि ये फैसला होगा। तो मैंने उनसे पूछा था जी कि हाउ यू आर सो सर्टन। कहते नहीं सर वो तो तय है कि कन्विक्शन होनी है, सिर्फ क्वांटम के ऊपर अब बातचीत चल रही है, ये उन्होंने कहा था। वैसे फिर तारीखी जुमला जो है जो आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा, उसकी नौबत एग्जैक्टली किस वक्त आई? और वो कहने लगे जी कि बस सर टू बी ऑनेस्ट आप ये बताएं कि अगर मामला आपके पास आता है तो आप क्या क्या रहेंगे। तो उस पर फिर मैंने उनको कहा था अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने अंदर इतनी करेज पाता हूं कि अगर मैं ये समझूं केस में एविडेंस स्ट्रॉन्ग है और सजा कम हुई है तो मैं एनहांसमेंट का नोटिस दे दूं। लेकिन अगर बात अदरवाइज है तो किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत खराब नहीं करूंगा, मैं तो मेरिट पे ही फैसला दूंगा। तो इस पर उन्होंने कहा था सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। सिर्फ यही नहीं, जुलाई 2018 में इलेक्शन से पहले जनरल फैज़ हमीद इस मुबैना मिशन को अंजाम देने लगे कि नून लीग का सियासी तौर पर सफाया कर दिया जाए। जेल जाने से पहले लंदन में नवाज शरीफ खुद ये कहते नजर आए कि जनरल फैज़ हमीद हमारे बंदे तोड़ रहे हैं। फैज़ हमीद साहब और उनकी जो टीम है वो पूरी तरह से मुलव्विस है। जो हमारे लोग तोड़े गए उन लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर करने में उनका किरदार है। ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया है। पहले बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर वहाँ से आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाकर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को मैनेज किया गया। 2017 के आखिर में जनरल फैज़ हमीद ने नून लीग को बलूचिस्तान में टारगेट करना शुरू कर दिया और हिकमत अमली ये थी कि 2018 में नून लीग की बलूचिस्तान हुकूमत को गिराया जाए और नून लीग के बागी अराकीन के जरिए रातों रात बलूचिस्तान में एक जमात बनाई जाए जो सेनेट इंतखाबात में भी नून लीग की अक्सरियत को रोक सके। और फिर यही हुआ। बलूचिस्तान के अराकीन सूबाई असेंबली में अचानक अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ बगावत कर दी और तहरीक अदम एतमाद लाई गई। अक्सरियती पार्टी होने के बावजूद नून लीग के उस वक्त के वज़ीर आला सरदार सनाउल्लाह ज़हरी को इस्तीफ़ा देना पड़ा और एक ऐसी पार्टी का रुकन असेंबली वज़ीर आला मुंतखब हो गया जिसकी असेंबली में अराकीन की तादाद सिर्फ 5 थी। फिर इस बागी ग्रुप ने सेनेट इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतारे और 6 सेनेटर्स मुंतखब करा लिए गए। फिर अचानक अपोजिशन की 2 बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इन आज़ाद अराकीन सेनेट के पीछे खड़ी हो गई और फिर इस आज़ाद ग्रुप का नुमाइंदा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गया जिनका नाम
सादिक संजरानी था। उन्हें पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने कई बार अपना मौक़िफ़ बदला और फिर खामोशी से डिप्टी चेयरमैन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दिया। जी हाँ, इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए उस वक्त पीपल्स पार्टी को वोट दिया था और फिर सेनेट इंतखाबात में तवज्जो का मरकज़ बनने वाले बलूचिस्तान के आज़ाद अरकान के ग्रुप ने अपनी नई सियासी जमात बना ली, जिसका नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी रखा गया। 2018 में जिस दिन बाप पार्टी का ऐलान हुआ तो उसी दिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कोयटा पहुंचे थे और उन्होंने उस वक्त मुंतखब होने वाले वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़द्दूस बिज़ंजो से मुलाकात भी की थी। और फिर जुलाई 2018 में इल्ज़ाम लगा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की इस सारी मैनेजमेंट के नतीजे में इलेक्शन में RTS बिठाकर इमरान खान को इख्तियार में लाया गया। और जब इमरान खान की फैमिली पर करप्शन और फरागोगी से ताल्लुक़ के इल्ज़ामात सामने आए तो इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर को हटाकर जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा दिया। और फिर जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की हुकूमत को चलाने और उसे कायम रखने के लिए सरगर्म हो गए। इत्तेहादियों से लेकर अपोजिशन जमातों के अरकान सबको ब्लैकमेलिंग और धमकियों के जरिए मैनेज करने लगे। जब अगस्त 2019 में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश हुई तो अपोजिशन के अक्सरियती सेनेटर्स यानी 64 सेनेटर्स उस करारदाद के हक में खड़े हो गए और सादिक संजरानी को हटाने के लिए सिर्फ 53 वोट्स की ज़रूरत थी। यानी अपोजिशन के पास मतलूबा वोट से 11 वोट ज़्यादा थे, मगर जब करारदाद पर खुफिया वोटिंग हुई तो करारदाद के हक में सिर्फ 50 वोट्स आए। अपोजिशन के 14 वोटों में से 5 वोट मुस्तरद कर दिए गए और 9 वोट इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी के हक में डाले गए। और जब अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बिज़ंजो से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जिम्मेदारी जनरल फैज़ हमीद पर डाल दी। रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? 64 खड़े नहीं थे, खड़े नहीं काउंट। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप, उसके लोग हैं। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसका दिफा करते रहे और कहते रहे कि ये तो अपोजिशन के सेनेटर्स की ज़मीर की आवाज़ थी। हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत और सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है। इसके बाद जनरल फैज़ हमीद ही तहरीक इंसाफ के हुकूमती मामला चलाते रहे। बजट मंजूर करवाना हो या इत्तेहादियों को मैनेज करना हो, जनरल फैज़ हमीद ISI के ज़रिए ये सारे काम करवाते रहे। खुद इमरान खान ने भी माना कि वो एजेंसियों के ज़रिए मुल्क चलाते थे। जुलाई 2022 को इमरान खान ने कहा था कि हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थीं, अपनी एजेंसीज़ को कहना पड़ता था कि इनको लेकर आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। इमरान खान के इत्तेहादी भी बता चुके हैं कि कैसे उन्हें एजेंसियां फ़ोन किया करती। तो खुद PTI के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फ़ोन कराते रहे। PTI ने तो हमें कभी कांटेक्ट ही नहीं किया, हमें दूसरे ही फ़ोन करते थे ये कह के कि भाई नहीं आया तो हम समझते हैं कि कौमी सलामती का मामला है, तो आप लोग जाके अपना किरदार अदा करें। ये जो आपकी कॉल्स का सिलसिला मुनक़ता हुआ है, ये क्या जनरल फैज़ के जाने के बाद ही हुआ है? क्योंकि वज़ीर आज़म ने तो आज नाम ले दिया उनका कि वो चाहते थे कंटिन्यू करें। मे भी इसके आसपास ही हुआ हो। तहरीक इंसाफ के उस वक्त के इत्तेहादी और फिर बाद में तहरीक इंसाफ के सदर बनने वाले चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी होते हुए जनरल फैज़ हमीद हमारी पेशियां लगवाते थे और जनरल बाजवा से हमने शिकायत भी की थी। ऐसा ने चेयरमैन नैब को बुला कहा कि मुझे भी अंदर कर दे मोहन। हम हाजिरियाँ लगाते रहे, शुरा सब इस हालत में, बीमारी की हालत में भी हम उठा के लेके जाते थे। इन्होंने तो हद कर दी है। तो फिर बाजवा साहब को फ़ोन किया, उन्होंने इसकी फिर अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाबी जो फिर ठुकाई की फैज़ की, बात ही नहीं आ रहा था। तो उसने कहा जी पीछे से हुक्म है इमरान खान साहब का। तो ये क्या तरीका है? जबकि तहरीक इंसाफ के ही रुकन असेंबली मरहूम आमिर लियाकत हुसैन जब 17 नवंबर 2021 को PTI से नाराज़ होते हुए पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के लिए आए तो साथियों ने सवालात किए तो उन्होंने जवाब दिया कि हम आए नहीं हैं बल्कि लाए गए हैं। जी हम आए नहीं, लाए गए हैं और बहुत इत्मीनान से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? अच्छा। इसके अलावा जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने 22 मार्च 2024 को हमारे प्रोग्राम में कहा कि एक मुलाकात के दौरान जनरल फैज़ हमीद ने मुझसे कहा कि मुझे 2-3 दिन पहले आपके पास आना था, लेकिन अचानक कराची जाना पड़ गया। MQM के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनके स्क्रू टाइट करने गया था।
जनरल फैज हमीद बता रहे थे कि वो जब ये इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आपसे और इतने बड़े दावे कर रहे हैं तो मैंडेट कहाँ से लेके आए हैं? आर्मी चीफ से लेके आए हैं, क्योंकि उस वक्त वो गालिबा डीजीसी थे, तो डीजी ISI से लेके आए, किससे मैंडेट लाए? जब दूसरी दफा ये मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी कि आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं? मेरे बॉस ने मुझे ये कहा है कि तुमसे एक हाई कोर्ट का जज जो है वो डील नहीं होता, और मैंने 2-3 दिन पहले आपके पास आना था, लेकिन सडनली मुझे कराची जाना पड़ गया क्योंकि MQM के लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे, मैं उनको स्क्रू टाइट करने गया था। सूरत हाल ये थी कि चौधरी परवेज इलाही तक ये कहते नजर आए कि 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, नेपियां बदली जाती रहीं और कुछ सीखने ही नहीं दिया गया। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या? अब क्यों नहीं बदली जा रही? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है। इसके अलावा PDM जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही थी तो उस वक्त भी इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि उसे नाकाम बनाने के लिए जनरल फैज हमीद ही DG ISI बरकरार रहें। खुद इमरान खान ने 5 मई 2022 को माना और कहा कि मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है हुकूमत गिराने का। मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो। जब तक ये सर्दियाँ ना निकल जाएँ, मैंने कैबिनेट में ओपनली कहा था, ये छुपी हुई बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था उस वक्त ये खबरें भी आती थी कि इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए गिरने से बचाने के लिए जनरल फैज हमीद मुतहर्रिक थे। बाद में सदर आसिफ अली जरदारी ने बताया कि जनरल फैज हमीद ने ऑफर की थी कि आप PTI के साथ 6 वजारतें ले लें। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? क्यों मुझसे पूछवाना चाहते हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले, जनरल फैज था। हाँ, जाहिर बात है। आपको कहा गया कि PTI के साथ 6 मिनिस्ट्रियां ले लें। ये जनरल फैज ने कहा आपको? जरूरी मैंने से आपने 164 करानी है फैज पे। जनरल फैज हमीद 2017 से लेकर 2022 तक ISI के आला तरीन ओहदों पर फाइज रहते हुए मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग करते रहे। जब इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने PDM का इत्तेहाद बनाया तो नवाज शरीफ ने गुजरावाला के जलसे में लड़ने से खिताब करते हुए जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम लिया था और कहा था कि आपको हिसाब और जवाब देना होगा। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दानती और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। क्यों आपने उन्हें वक्त से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा देने की पेशकश की। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है। फिर 2023 में मरियम नवाज और नून लीग के दूसरे रहनुमाओं ने सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात पर जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया तो उस वक्त जनरल फैज हमीद का अपना मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने कहा था कि 2017 और 2018 में वो सिर्फ एक मेजर जनरल थे और क्या फ़ौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता था? फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ चीफ का होता है और तमाम फैसले अदालतों ने किए। मगर जनरल फैज हमीद पर सियासी इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ सियासी जमातों और अदालतों को मैनेज करने का इल्ज़ाम नहीं लगा, बल्कि उन पर ये इल्ज़ामात भी लगे कि वो मीडिया और सहाफ़ियों को भी मैनेज करते हैं। वो पेमरा पर चैनल्स के लाइसेंसेस के लिए भी दबाव डालते थे। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम के साथ जनरल फैज हमीद की एक ऑडियो सामने आई थी जो वो खुद लाए, जिसमें जनरल फैज हमीद अबसार आलम से 2 पुराने चैनल्स के लाइसेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। हम जनाब अली, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं। आप हमें बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। कमाल हम तो कोशिश कर चुके हैं। कमाल करते हैं, सारी लिफ्ट आपके लिए। नहीं सही बता रहा, मैं तो गिला कर रहा हूँ। अच्छा, गिला कर रहे हैं? नहीं, कि क्या हुआ ऐसा? चलो, मैं वो ब्रिगेडियर साहब है हमारा, मैं उसको भेजूंगा। एक काम है, उनको 2 पुराने चैनल का लाइसेंस वो हमने उसको किया था, बेचे थे, तो उनको वो लाइसेंस फंसे हुए हैं। वो तो जरा आप एक स्पेशल मेहरबानी करवा दें। कौन से वाले? वो आएगा, आपको डिटेल मुझे भी नहीं पता, वो बताएगा आपको। अच्छा, मुझे तो आपने पहले कभी नहीं इसका कुछ कहा। नहीं, हम और बहुत सारे कहते हैं ना, जब भी जाते हैं वो कहते हैं ये वो नहीं हमारी बात सुनते। मैंने कहा चलो मैं खुद दरख्वास्त कर लूँ। वो आएंगे, ब्रिगेडियर गफार नाम है उनका। ठीक है, ठीक है, ओके। अबसार आलम ने जनरल फैज हमीद पर एक और संगीन इल्ज़ाम भी लगाया था। अबसार आलम का दावा है कि MQM के मरहूम रहनुमा अली रज़ा आब्दी के कत्ल का खुरा जिस रिटायर्ड अफसर तक जाता है वो जनरल फैज हमीद का खास आदमी। आब्दी कराची से MQM के सियासी रहनुमा वो कत्ल हो गए थे जी। उनके कत्ल का खुरा जिस रिटायर्ड ऑफिसर तक जाता है वो जनरल फैज का खास आदमी है। कितने इस तरह के कत्ल करने के लोगों को ऑर्डर किए गए, कुछ पूरे हुए, कुछ पूरे नहीं हुए।
अब इमरान खान जेल में हैं और वो खदशा जाहिर कर चुके हैं कि जनरल फैज़ हमीद को 9 मई के केस में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उनका मिलिट्री ट्रायल किया जा सके। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से जब जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि एक इदारे का अंदरूनी मामला है। फैज़ हमीद साहब जो है एक इदारे का मुलाजिम था, अगर उस इदारे में जो है उनको किसी बात पर सजा दी गई है तो ये उनका अंदरूनी मामला है, और जब सियासी मामले पर बात होगी तो फिर इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जनरल फैज़ हमीद की सज़ा के फैसले को तारीखी करार दिया। जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी हमारी सोसाइटी में इसने अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ने क्या क्या किया, और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनके जराइम का जवाब देना पड़ रहा है। आज का फ़ैसला तारीख़ी है कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से, और अगर इस फ़ैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाउडा। फैसल वाउडा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप ही ने कहा था, खबर दी थी कि हर हाल में जनरल फैज़ हमीद को सज़ा होगी, मगर आपने ये भी कहा था कि आपकी ख्वाहिश है कि जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा हो। आपके पास खबर थी जो आपने ख्वाहिश के तौर पर बयान कर दी, या आपकी ख्वाहिश थी जो खबर बना दी गई, या किसी और की ख्वाहिश थी जो उन्होंने खुद ही खबर बना दी? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। शाहिद साहब को याद होगा कि 9 मई से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया था, और मैं इसी चीज से रोक रहा था कि इस जगह पे ना जाएं कि वापसी ना हो। ये बड़ी क्लैरिटी होती है कि मुल्क दुश्मनी, रियासत दुश्मनी, इदारती दुश्मनी, जमहूरी दुश्मनी और पाकिस्तान के झंडे का दुश्मनी और शहीदों की दुश्मनी में या 14 साल होती है, सजाए मौत होती है। तो मैंने कहा था अल्लाह ना करे सजाए मौत हो, वरना 14 साल तो हो, क्योंकि इनकी 2 ही सजा होती है, सजाए मौत होती है, 14 साल होती है। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर है। और इसी पैरामीटर को आगे जाते हुए फैज़ हमीद साहब अब गवाही देने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ शवाहिद और एविडेंस के समेत। एज प्राइम मिनिस्टर उनको क्या ऑर्डर मिलते रहे, और खास तौर पर 9 मई, तो 9 मई के जुमरे में भी इमरान खान साहब उस शिकंजे में आते हुए नजर आ रहे हैं और आ गए नियरली। वो शवाहिद जब आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, और जो पीटीआई के रहनुमा साइड पे हो गए जो उस वक्त मुलविस थे, जो जेल में हो तो जेल में, उनको भी लाया जाएगा। और उस वक्त के जो इंसाफ की कुर्सी बैठ के कलम का इस्तेमाल किया मुल्क दुश्मनी के लिए, वो भी कटहरे में आएंगे। तो ये शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं। 9 मई के वक्त तो जनरल फैज़ हमीद रिटायर हो चुके थे, वो इमरान खान से क्या हिदायत ले सकते थे या क्या कर सकते थे? देखिए जी, सबसे पहला जो टेस्ट ट्रायल हुआ था, धरना, मिनी धरना जिसे कहते हैं पीटीआई की तरफ से, वो वहां हुआ था जहां के कोर कमांडर फैज़ हमीद साहब थे, नंबर 1। तो ये क्लैरिटी रखें। और जो अंदर की तंसीबात और जगहों की पोजिशनिंग है आपके शो की, आपके कमरे की जगह आप बता सकते हैं, आपका कोऑर्डिनेटर बता सकता है, आपका कैमरामैन बता सकता है, आपका लाइट वाला बता सकता है। तो वो फैज़ हमीद की फैसिलिटेशन थी। और जब इमरान खान साहब उतर गए थे और धरना जब स्टार्ट हुआ था, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ था, तो बाजवा साहब चीफ थे और फैज़ हमीद साहब बावर्दी मौजूद थे उसी तको के साथ। तो इसके अंदर दो राय ना रखें, डिस्कनेक्ट न करें। तो एक इन यूनिफॉर्म है सजा, एक आउट ऑफ यूनिफॉर्म है सजा, इसकी बड़ी क्लैरिटी। ये तो शुक्र है कि हमारे सीडीएफ फील्ड मार्शल को क्रेडिट जाता है कि ना उन्होंने एक जंग जीती है 10 गुना बड़े दुश्मन से, बल्कि एक प्रेसिडेंट भी अपने इदारे से शुरू कर दिया है। और ये अब शिकंजा जाता हुआ नजर आया जिधर से मैं रोक रहा था। मगर ये जो शिकंजा आप ही कह रहे हैं, अब 14 साल की सजा तो हो गई जनरल फैज़ हमीद को, आगे आप कह रहे हैं वो सबूत देंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ देंगे, तो क्या वो वादा माफ गवाह बनेंगे और किस नौयत के सबूत दे देंगे? देखिए शाहज़िब साहब, जो 14 साल की सजा है उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही, और आगे जो केस का ट्रायल चल रहा है उसके अंदर वो गवाही के साथ शवाहिद भी देंगे। और मैंने आपको तब ये सारी बातें कही थी जब कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था इन सब चीजों का। तो जब शवाहिद देंगे तो वो शवाहिद ऐसे होंगे कि कौम जब किसी से दिल से प्यार करती है तो शिद्दत से करती है और नफरत भी शिद्दत से करती है। तो शिकंजे से मुझे अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, कानूनी, दुनियावी और इंसानी तौर पे तो वापसी नजर नहीं आ रही मुझे। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इसके अंदर कि अब इसमें हील हुज्जत एनालिसिस पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज रिटन ऑन द वॉल। मगर आप कह रहे हैं सियासी भी, इमरान खान भी, जुडिशरी भी, मगर जनरल बाजवा, क्या उन तक भी जाएगा मामला? देखिए जी, बाजवा साहब की इनकॉम्पिटेंस तो आप कह सकते हैं, नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि डीजी ISI फैज़ हमीद
एक वैसी बला होती है लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल, और फिर DGI साहब फिर वजीर आजम की पुष्ट पलाई उसके साथ क्लब हो जाए वो, तो डबल बला बन जाती है। लेकिन नाअहली और इनकॉम्पिटेंस बाजवा साहब की हटा के वो बरी जुम्मा इसलिए हो गए कि जब उनको पता चला, चाहे देर में पता चला, जब वो उन्होंने हटाने की बात की और एहसास किया, तो क्योंकि हटाया नहीं और मैच पड़ गया, तो वो बरी जुम्मा ऐसे हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आप ये कहें कि नेग्लिजेंस या इनकॉम्पिटेंस नहीं थी, वो तो थी। और बाजवा साहब ये भी नहीं चाहते थे कि चीफ जो है आज के जनरल आसिम मुनीर साहब वो चीफ बने। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है, मैं तो कब से जो बात बोल रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ। सर आपके पास क्योंकि अंदर की खबर होती है, यानी आपकी बात से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। उनका कसूर नहीं है ना नेग्लिजेंस और इनकॉम्पिटेंस के अलावा। अगर वो नहीं हटाते पता चलने के बहुत देर बाद भी, तो वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हटाने की भरपूर कोशिश की और वहां से मैच पड़ गया तो बड़ी जिम्मा हो गए। और क्योंकि DGI साहब वाज एब्सोल्युटली पावरफुल बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सब तो फिर इस सिनेरियो में यानी कि फिर जो 2018 के बाद के या 2022 के बाद के वाकयात हैं उस हवाले से होगा जो भी होगा, क्योंकि जनरल फैज हमीद पर इल्जामात तो 2017 के बाद से लगना शुरू हो गए थे। एक जो प्रॉपर्टी वाला मामला है वो 2017 का है, हाउसिंग सोसाइटी वाला। इसके अलावा पॉलिटिकल मैनेजमेंट का ये सारे मामला जो हैं, मगर उस वक्त क्योंकि जनरल बाजवा भी थे तो इल्जाम दोनों पर जाता। वहां नहीं जा रहा इदारा, वहां तक नहीं जाएगा इदारा। देखिए जी, जहां तक एज फार एज जनरल फैज का, या अब तो खैर जनरल फैज हमीद का ताल्लुक है, उस फैज हमीद के ताल्लुक के अंदर 2017 से जो इल्जाम चलते आ रहे हैं, जो ड्रामा चलता जा रहा है, करप्शन से लेके रियासत को नुकसान पहुंचाना, फौज को नुकसान पहुंचाना, अदलिया को पहुंचाना, मीडिया को नुकसान पहुंचाना, जमहूरियत को, सियासतदान को, मुझे, आपको, सबको, वो तो अभी बहुत वो बड़ा वसी है। उस वसी के अंदर जो क्लैरिटी नंबर 2 जो पोजीशन आएगी इवेंचुअली, वो उस एविडेंस के बाद और गवाही के बाद स्टेट सबसे पहला नंबर ही PTI और इमरान खान साहब का है, जिसका मुझे डर था, जिससे मैं रोक रहा था, तड़प रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बचा रहा था, और शायद यहां तक आने भी नहीं देता अगर मुझे नहीं निकालता। मुझे निकाला भी इसी वजह से किया गया था। अजहर साहब, जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कहा कि इदारे का अपना मामला है, जो आज सजा हुई है, जब सियासी मामला आएगा उस वक्त देखेंगे। नाउ जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप वार्निंग दे रहे हैं कि इस किस्म के बयानात सोशल मीडिया इससे परहेज करे तहरीक इंसाफ, या वाकई इस बार भी खबर दे रहे हैं कि आप कुछ भी करें ये होगा और होने जा रहा है? मैं आपको कोई वार्निंग नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही होगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, जैसा मैंने हमेशा कहा है। और जहां तक आपने आरजी नाअहल नालायक CM, जिसको बताना पड़ता है मैं CM हूं, उसकी बात आप कर रहे हैं, वो ऐसी किनारा कशी कर चुका है। रीट्वीट कोई कर नहीं रहा बानी PTI खान साहब के लिए। खान साहब को उधर पहुंचा दिया है जहां ये चाहते थे। आप ये चाहते हैं कि जेल भी तोड़ दें कि इतना बड़ा नुकसान खुदा ना खास्ता हो जाए, ताकि 50 साल सुकून से करें। और आप PTI अंदर से कह रही है कि हमने -1 तो कर दिया, हमें 10-20 सेकंड की मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान अहमद ख्याल न्याजी वाली सिर्फ तकरीर रिकॉर्ड करने दे, जिसकी इजाजत दी जा रही है। अब कह रहे हैं -1, कंप्लीटली -1। तो इसमें कोई हील हुज्जत नहीं है। आप ऐसी सियासत किसी ने भी की तो उसका मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, कानूनी तौर पे इबरत और बर्बरियत से उसको डील होगा। और जो मैंने आपको लिस्ट दी हुई है जिसमें नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, उस केसेस के अलावा जिनके केसेस बहुत जल्दी इनके रिजल्ट आ रहे हैं, जो भगौड़े हैं 9 मई के KPK में बैठे, समझ रहे किसी और मुल्क के अंदर बैठे हुए, वो, और हिंदुस्तान और गद्दारी, और जिन सेनेटर ने कहा उनकी सेनेटरशिप जाते हुए, जिन्होंने फौज को मारने की धमकियां दी, और एक MNA जाती हुई नजर आती है। इस जुमरे को आप लिस्ट में रख ले, जैसा एक्शन होगा वैसे ही डबल फोर्सफुल रिएक्शन, रूथलेस होगा, और टिक लगाते जाएं। बहुत शुक्रिया। फैसल बावड़ू साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक मुताज़िर रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो नहीं आए। बावड़ू साहब ये बता रहे हैं हुकूमत खुद क्या सोच रही है। वज़ीर दिफा हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। दोबारा खुश आमदीद नाज़रीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा जनरल फैज़ हमीद को हुई है चारों इल्ज़ामात में, मगर अब ज़ाहिर जो आखिर की 4 लाइनें हैं प्रेस रिलीज़ की, हर जगह उसकी बात हो रही है कि मुजरिम का सियासी अनासिर के साथ मिली भगत के ज़रिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेज़ी, अदम इस्तेहकाम पैदा करना, और इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामले से अलहदा तौर पर निमटा जा रहा है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये मैं सिर्फ जो फिक्रा आपने पढ़ा है उस पर स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ, लेकिन लॉजिकली स्पेकुलेट करूँगा कि ये बेसिकली जो 9 मई का जो अटेम्प्ट हुआ था, वो जो एक चीज़ जो हो चुकी हुई थी, यानी
जनरल आसिम मुनीर जो थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो थे, वो टेक ओवर कर चुके हुए थे, गवर्नमेंट बन चुकी हुई थी। उस सारी चीज़ को रिवर्स करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट था और उसमें इंस्टीट्यूशन उसमें फैज साहब शामिल थे और जो बाकी जो मैन पावर प्रोवाइड जो है वो पीटीआई ने की हुई थी, यानी इमरान खान ने की हुई थी। तो ये इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर था 9 मई को, जो इन्होंने पाकिस्तानी इल्जाम तो बहुत सामने आए, कयास सराइयां भी हुई हैं, मगर क्या कोई ऐसे सबूत आपने देखे हैं या इदारे की तरफ से आपको कोई ऐसी मालूमात मिली जिसपे कहा जा सके कि 9 मई में मुलविस थे जनरल फैज हमीद और कोल्यूट किया था इन्होंने? देखें, एक तो बड़ी वाशगाफ सबूत आपके सामने, मैं जनरल फैज की बात नहीं कर रहा, कि इमरान खान की पार्टी जो है हर जगह जो है और एक्सक्लूसिवली एहतजाज का जो टारगेट जो है वो फौज की जो है इंस्टॉलेशन जो है बनाई गई, चाहे वो एयरफोर्स की थी चाहे पाकिस्तान आर्मी की थी। उनकी इंस्टॉलेशन को, उनके शहदा को, उनकी मेमोरियल्स को, ऑब्वियसली जो मशहूर और मरूफ जो है वो लाहौर का कोर कमांडर हाउस है, मियांवाली का एयरफील्ड है, इसी तरह केपी के अंदर जो बड़े बड़े हमारे सेंटर्स हैं वहाँ को, उनको टारगेट किया गया। तो लेकिन इमरान खान इसको सोलली जो है वो नहीं कर सकता था, फौज को इस तरह मुलव्वस करना उसका और उनको टारगेट करना, ये प्लानिंग करना, ये सारी की सारी जो है ये डेफिनेटली फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूशन उस वक्त कोई ना कोई जो है सबसे बड़ा नाम जो है जनरल फैज का ही आता था। जनरल फैज इज इट, अल्लाह ताला उनको, मैं पास्ट टेंस में बात कर रहा हूँ, किसी को मगर इन टर्म्स ऑफ सर्विस तो वो पास्ट हो चुके थे ना, वो रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बावजूद उन पर ये इल्जाम लगाया जाना कि उन्होंने कुछ मैनिपुलेट किया और कुछ मैनेज किया 9 मई को। देखिए, मैं आईएसआई के वो चीफ हुए थे, एक कोई उनको ये भी पता था कि कहाँ लोग सिंपथाइजर्स बैठे हुए हैं, उनके राब्ते थे उनके साथ। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं उनकी एक किस्म की नब्ज जो थी उनके हाथ में थी और उन्होंने इनको मैनिपुलेट किया। दैट वाज द लास्ट अटेम्प्ट to reverse whatever had already happened, you know, उस वक्त जो है उसमें एक बहुत बड़ी जो मैं पहले भी आपके शोज में जो है ना वो इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, जो रेजिस्टेंस आई बावजूद इस बात के कि मेरिट जो है मेंटेन किया जा रहा था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, प्योरली मेरिट, कोई भी ज़ाती तौर पे जो है नहीं जानता था फील्ड मार्शल साहब को, आसिम मुनीर साहब को, लेकिन एक मेरिट को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी। और माजी में किसी स्टेज के ऊपर जो है ये सिविलियन गवर्नमेंट की इस अथॉरिटी को फौज ने चैलेंज नहीं किया, चाहे वो किसी भी कियानी साहब की या मुशर्रफ साहब सी या उससे पहले या उसके बाद जो है रहील साहब की सारी प्योरली सिविलियन अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज हुई। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8-9 दिन जो है मैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं हम उनके पास जाते रहे, जिस किस्म की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं टेक ओवर कर लूँगा, फिर ये भी कहा कि मुझे पार्शली जो है वो रख लें और एक्सटेंशन दे दें, मैं आपको सेटअप करके दूंगा। ये कभी लालच कभी धमकी, स्टेक एंड कैरेट पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाई रखी। तो ये सारी की सारी एक्चुअली जो इमरान खान का जो एक प्रोजेक्ट जो फेल हुआ था, इमरान खान को जो इन्होंने लॉन्च किया था, मियां नवाज शरीफ को एक कुक्ड अप केसेस में जो है वर्डिक्ट उनके खिलाफ लाई गई। यानी कभी पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया की तारीख में ये कभी हुआ है कि केस सुप्रीम कोर्ट में चले और वहीं से उनको सजा हो जाए। नीचे वाली अदालतें ये सारा का सारा जो मैनेज हुआ, अब जनरल फैज हमीद माजी में भी कह चुके हैं कि मैं तो मेजर जनरल था उस वक्त, और मेजर जनरल बगैर क्या इदारे की पॉलिसी के कुछ कर सकता है, तो जनरल बाजवा के बगैर तो नहीं कर सकते थे। तो अगर मामला सिर्फ 9 मई और इमरान खान सिविलियन लीडर तक ही जाना है या फिर बाजवा तक भी जाएगा? मुझे नहीं, मैं फिर स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली ये मामला जो है किसी भी एक्सटेंड जा सकता है कि ये चीज़ जो है जिस किस्म की रवायत जनरल बाजवा ने डालने की कोशिश की, पहले तो उन्होंने कोशिश की कि फैज़ ही जो है आर्मी चीफ बन जाए, फिर
और नामों के ऊपर, फिर एक हमारे साथी को उन्होंने रिक्रूट किया जिसको मियां नवाज शरीफ के पास भेजते रहे। तो ये एक इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था जो अल्टीमेटली फेल्ड मिजरेबली, उसको सरवाइव, उसको रेस्क्यू करने के लिए जो है एक अटेम्प्ट जो है किया जाता रहा कि किसी तरह दोबारा जो है ताश के जो पत्ते हैं, मेन जो ट्रम्प के पत्ते हैं जो हैं, वो मेरे पास आ जाएं या हमारे पास आ जाएं। जो सजा जनरल फैज हमीद को हुई है वो उसमें से किसी गुनाह की नहीं हुई है जिसका आप उन पर इल्ज़ाम लगाते आए या नवाज शरीफ साहब इल्ज़ाम लगाते आए 2018 में उनके खिलाफ फैसलों से लेके आपकी बलूचिस्तान में हुकूमत ख़त्म करने से लेके 2018 के इलेक्शन तक, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ये सज़ा, ये जो 4 चार्जेस हैं वो नहीं है, और जो उसके बाद की कार्रवाई है उसमें भी वो नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप पढ़ें तो इसमें अभी और भी गुंजाइश है और भी केसेस के डेवलप होने की। और उन केसेस में मसलन मैं टीएलपी का आपको मिसाल देता हूं कि टीएलपी की जो धरना हुआ जिसमें फैज साहब जो है सिग्नेटरी बने, मेरा ख्याल है उनका जो सिग्नेटरी बने या गवाही जो भी उन्होंने डाली, दैट इज इनफ टू प्रूव के टीएलपी किसकी परवरदा थी, किसकी पैदाइश थी, किसने मिडवाइफ किया हुआ था उसको, और उसके जो है बेनिफिशियरी कौन थे और कौन लोग वहां पे आके बैठे। शाह महमूद कुरैशी साहब उस धरने में बैठे हुए थे। तो ये सारी आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि जुडिशरी से भी, फौज से भी, सिविलियन से भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है आगे जाके जनरल फैज हमीद को लिंक करके? हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं उस पर स्पेकुलेट करने से थोड़ा सा गुरेज करूंगा। लेकिन ये सारी की सारा जो ड्रामा था इमरान खान को लॉन्च करने वाला या इमरान खान को लाने का, मियां नवाज शरीफ को बगैर किसी चार्ज के 10 साल की कैद करनी, उसकी बेटी को, उसके भाई को, उसके भतीजों को कैद करना, फिर जिला वतन कर देना, ये सारे का सारा जो हुआ मियां नवाज शरीफ के साथ को बेवजह तो नहीं हुआ। जिसको लाना था इमरान खान द वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, लेकिन इमरान खान को भी कहीं जोम हो गया कि वो अपनी वजह से आया हुआ है। वो तो हर जब चेंज का कोई मौसम आता था, जो 13 का, 8 का या 99 का, उसमें वो कैंडिडेट बन जाता था कि आई एम द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और जब वो उसको बाद में ये रेस्क्यू करने की कोशिश करते रहे कि ये किसी तरह रेस्क्यू हो जाए, और मेरा ख्याल है 9th May was the biggest attempt to salvage Imran Khan's whatever was left of him at that time, कि दोबारा कोई आ जाए और ये दुकानदारी जो है जनरल फैज की और जनरल बाजवा की, इनकी दोबारा शुरू हो जाए। मैं कुर्बत की आपको मैं बता दूं, जनरल फैज के सुसर ब्रिगेडियर फारूक जो है जनरल एजाज अमजद के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, मैं उसका गवाह हूं। और ये रिश्ता भी जो है ये जो है वो जनरल फैज का जनरल फारूक की दुख्तर से, उनकी जो बेगम है, उनको जनरल एजाज अमजद ने कराया हुआ है। अब जो है जनरल बाजवा कन्वीनियंटली उनको डिसोन कर दें या कोई और जनरल एजाज अमजद डिसोन कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक ट्रायंगल थी, एजाज अमजद, बाजवा एंड और इसका बेनिफिशियरी जो था, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो था, उनका ख्याल था कि ये कठपुतली होगा, इमरान खान हमारे हाथ में और हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, बिहाइंड द सीन पावर हमारे पास। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू। सुनी इल्जामात हैं, अब देखते हैं कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई होती है, मामला कहाँ जाता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम मामला आपके सामने रखेंगे। मई 2017 में जब जनरल फैज हमीद बहुत ताकतवर थे, उस वक्त हाउसिंग सोसाइटी का स्कैंडल आया। इस स्कैंडल पर काम किया मुल्क के मोतबर तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद ने, जो हर मुश्किल दौर में मुश्किल खबरें, मुश्किल हालात में आपके सामने पहुंचाते रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स के थ्रू आपने ये खबर देखी थी। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद। एजाज, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है 8 साल हो गए 8.5 साल हो गए इस बात को, जब आपने ये रिपोर्ट किया, आपने तहकीक की थी इस हवाले से। उसकी तफसीलात तो हमने बताई हैं, वो क्या स्कैंडल था, मामला उस वक्त जब हुआ उसकी तफसीलात बताइएगा। शाहजेब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजेब, सबसे पहले तो उस वक्त अखबारात में और टीवी चैनल्स के ऊपर एक मामूल की खबर आई थी कि रेंजर्स ने रेड किया है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, और इसके ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन हमने खबर के अंदर की खबर दी थी कि इसके पीछे है क्या। और एट दैट टाइम आपको पता है कि फैज हमीद जो है वो बड़े ताकतवर एक अफसर थे, एक इंटेलिजेंस एजेंसी के एक बड़े पावरफुल विंग को हेड कर रहे थे, और बाद में उस पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह बना दिए गए। उस वक्त हमने बताने की कोशिश की थी और बताया था
कि दरअसल इस सारे मामले के पीछे ये हैं और असल हकायक ये थे कि ये इनकी नजर जो थी वो उस हाउसिंग सोसाइटी की जमीन के ऊपर थी और ये चाहते थे कि इस जमीन को उनके भाई के नाम या उनके बेनामी हवाले कर दिया जाए। और इस हाउसिंग सोसाइटी के जो सरबराह हैं कंवर मुईज, उनको मुख्तलिफ तरीके से पैगामात भी दिए गए, बराह रास्त मिलकर भी उनको कहा गया। बल्कि एक खातून इस मामले में थी जो कि कंवर मुईज के खिलाफ एक दरखास्त गुजार खातून थी, उनसे बराह रास्त से मुलाकात करके फैज हमीद साहब ने ये कहा कि ये जमीन अगर आप मेरे नाम कर दें तो मैं कंवर मुईज से ये ले लूंगा। और ये वो बात है जो उस खातून ने बाकायदा कंप्लेंट की सूरत में भी दी थी। और कंवर मुईज को जो थ्रेट्स मिल रहे थे उन्होंने भी इनको रिकॉर्ड के ऊपर लाया था, लेकिन एट दैट टाइम कोई सुनने वाला नहीं था और कोई भी इस बारे में रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था, ना कोई रिपोर्ट कर रहा था। और शाहजेब, इसमें मैं आपको भी पूरा क्रेडिट देता हूं और जियो को भी पूरा क्रेडिट देता हूं कि हम जब इंफॉर्मेशन लेके आए तो आपने उस इंफॉर्मेशन को चलाया। और मुझे पता है जाती तौर पे कि बहुत सारे प्रेशर्स थे और बहुत सारे प्रेशर्स हमारी जियो इंतजामिया के ऊपर आए, लेकिन एट दैट टाइम जियो ने स्टैंड किया। और हर दौर में हम कोशिश करते हैं कि जो वक्त के हुक्मरान होते हैं उनके बारे में जो बिटर हकायक है उनको पेश करें। अब ये मामला जब पेश किया गया, बताया गया, तो इसके ऊपर ज़ाहिर प्रेशर आया और बाद में ये उसी अदारे के सरबराह भी बन गए। और जब ये उस अदारे के सरबराह बने तो आपको पता है कि इस सारे मामले को दबा दिया गया और ये सोच कर दबाया गया कि शायद इस मामले को कभी इस मामले को रोशनी नहीं मिलेगी, इसकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन वक्त का जो धारा है वो बदला और आपने और मैंने देखा कि इस केस के ऊपर बाकायदा कंप्लेंट सुनी गई, क्योंकि एट दैट टाइम कुछ और लोग भी थे जो इस सारे मामले को सिस्टम के अंदर रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे जो इनके अपने सिस्टम के अंदर है। और ऑब्वियसली वो चीजें थी जो हम आगे सामने लेके आए थे और उसके बाद आपने देखा कि आज ये बाकायदा फैसला आ गया। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।